दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं नेहा तिवारी जी, जो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हाँ जी हैं। और हम लोग आज बात कर रहे हैं, कल 21 मार्च है और 21 मार्च डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम क्या है और किस तरीके से इसको हम शुरुआत में पहचान सकते हैं, जिसकी वजह से उसका निदान सरल हो जाएगा और किस तरीके से ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाया जा सकता है। समाज के लेवल पे, सरकार के लेवल पे क्या और कुछ करने की ज़रूरत है, किस तरीके की पॉलिसी अगर सरकार बनाए तो ऐसे बच्चों को मदद मिलेगी। और इसी वजह से 21 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है ताकि पूरी दुनिया इस बारे में जागरूक हो सके और इससे निपटारे के लिए अपनी एक प्लानिंग कर सके। नेहा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्ते शरणजीत भाई। कल 21 मार्च है, हाँ जी। डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या है डाउन सिंड्रोम, थोड़ा आप समझाइए। ओके, डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है, जीन से है हमारे रिलेटेड। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जीन्स जो होते जीन्स क्रोमोसोम्स में होते हैं और क्रोमोसोम्स पेयर्स में पाए जाते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसका रीज़न क्या है? रीज़न है कि क्रोमोसोम जो पेयर में होने चाहिए, दो होने चाहिए, वो 3 हो जाए तो ट्राइसोमी होती है। तो 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी यानी 21वें क्रोमोसोम में पेयर की जगह पे वो 3 आ गए हैं, इसलिए 21 मार्च, क्योंकि मार्च का महीना तीसरा महीना होता है, इसलिए इसको हम 21 मार्च को मनाते हैं। तो ये बेसिकली ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम की वजह से होने वाला सिंड्रोम है। अच्छा। हम सिंड्रोम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें 1 या 2 सिम्टम्स नहीं होते, कलेक्शंस ऑफ सिम्टम्स होते हैं। काफ़ी चीज़ें एक साथ पाई जाती हैं, इसलिए इसको सिंड्रोम कहा जाता है। और ये अलग अलग जो हमारे सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, हार्ट, ये हर एक सिस्टम को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है। अच्छा। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हालांकि हर एक बच्चे में आपको कुछ क्लासिक सिम्टम्स मिलेंगे, लेकिन सिवियरिटी हर एक बच्चे में अलग अलग मिलेगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो है क्लासिक, आप दूर से पहचान सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, उसके 21वें क्रोमोसोम में जो है वो 3 क्रोमोसोम है। लेकिन वो बच्चे के दिमाग, वो बच्चे का जो लेवल है वो इतना ही होगा या उसमें वो ये काम नहीं कर पाएगा, वो ये काम, ये हम फिक्स तरीके से नहीं कह सकते। ये सब डिपेंड करता है कितनी जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया था, कितनी जल्दी उस बच्चे पे काम किया गया था, किस तरह से उसकी एजुकेशन हुई है, किस तरह से उसकी ट्रेनिंग हुई है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। सिम्टम्स की यहाँ तक बात है, देखते से आप कैसे पहचानेंगे? तो आंखें छोटी सी होती हैं, बादाम शेप में आंखें होती हैं। आप जैसे हमारी नाक उठी हुई होती है तो उनकी नाक थोड़ी फ्लैट मिलेगी, रिज फ्लैट होता है। हाथ पैर में जो कसावट होनी चाहिए मसल्स में, वो कसावट नहीं मिलती है। ऐसा लगता है ऐसे ढीले हैं हाथ पैर। और ये हाथ पैर ही नहीं, पूरे बॉडी में आप देखेंगे मसल्स में कसावट नहीं होती है। तो हमारे जो लिप्स हैं, आप देखेंगे कि हम कसावट होती है हमारे लिप्स के अंदर मसल्स में, तो जो थूक है वो हमारा अंदर जाता है बाहर आने की बजाय। कुछ बच्चों में अगर वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई, ड्रूलिंग मिलती है। टंग इस तरह से बाहर की तरफ, बाहर मुंह खुला रहेगा, टंग जनरली बाहर मिलेगी आपको। और क्योंकि ऐसे रहते हैं बच्चे तो जनरली ब्रीदिंग भी माउथ से करते हैं बच्चे वो। और ऐसे केसेस में आप देखेंगे हाथ पैर छोटे छोटे होंगे, जनरल बनावट भी आपको छोटी ही मिलेगी बच्चों की। और मेंटल फंक्शनिंग, जिसे हम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग कहते हैं, दिमाग काम कर रहा है, वो भी आपको धीरे मिलेगा। तो दिमाग जो ताकत है, IQ है, वो भी आपको नॉर्मल नहीं मिलेगी। तो बच्चों की पैदाइश के कितने समय बाद इसको पहचाना जा सकता है? बच्चा तुरंत जैसे पैदा हुआ है, आप देख के पहचान सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, देख के, क्योंकि टिपिकल सिम्टम्स आपको मिलेंगे, बच्चा अलग दिखता है। तो जो भी हमारे दर्शक हैं, आपके दर्शक हैं, आप
तो तुरंत आज देखिए कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे कैसे दिखते हैं। इन सब बच्चों में देखने में क्योंकि वो अलग दिखते हैं तो हम लोगों का नज़रिया उनको देखने का अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। हमें लगता है ये अब विकलांग है, ये अब कुछ नहीं कर सकते, ये अलग दिखते हैं, तो ये इनकी देख रेख बिल्कुल अलग तरीके से होती होगी, इनकी ज़िंदगी अलग तरीके से चलती होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से प्रॉब्लम्स हम लोगों की लाइफ में आती हैं, सब वो बच्चे हैं उनकी लाइफ में भी अलग, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, उनकी नीड्स अलग होती हैं। बेहद लविंग बच्चे होते हैं, सोशल बच्चे होते हैं, वो शाय नहीं करते, दे लव टू टॉक, बात करना पसंद करते हैं, हक करना पसंद करते हैं, इमोशंस फील करते हैं। कोई दुखी है तो दुख समझते हैं और ज़्यादा समझते हैं बल्कि। तो इमोशंस के मामले में वो बच्चे गिफ्टेड बच्चे हैं। अच्छा, तो अगर जैसे बच्चों की पहचान हो गई, उसके बाद फिर पेरेंट्स क्या करें, कैसे उनकी अच्छी शिक्षा ट्रेनिंग दी जा सकती है? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को अगर बच्चा पैदा ऐसा हुआ है डाउन सिंड्रोम वाला, अब हमारा मेन एम क्या है, आज वो 0 डे का है और वो 30 दिन के बाद 1 महीने का होगा, 60 दिन के बाद 2 महीने का। पेरेंट्स, आप सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, कृपया करके अपने फ़ोन में देखिए कि 1 महीने के बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, 2 महीने की बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, 6 महीने की बच्चे की एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए। अपने बच्चे को उन स्किल्स के लिए, उन क्षमताओं के लिए तैयार करिए। तो इंतज़ार ना करें कि अगर ये चीज़ कमी होगी तब मैं स्पेशलिस्ट की मदद लूँगा या लूँगी, नहीं, शुरुआत से ही तैयार करें बच्चे को। आपको डाउन सिंड्रोम में जैसे मैंने बताया IQ लेवल कम मिलेगी आपको, तो बॉडी के सारे फंक्शंस डिले होंगे, उसका बोलना डिले होगा, उस बच्चे का मूवमेंट डिले होगी, उस बच्चे की आप देखेंगे एकेडमिक फंक्शनिंग्स, जो एकेडमिक स्किल है वो डेफिशिएंट मिलेगी। तो इंतज़ार नहीं करना है वो डिले होने का। अगर 6 महीने में बच्चा क्रॉल करता है तो अगर उस जो बच्चा आपके पास पैदा हुआ है उस बच्चे को उस क्रॉलिंग तक के लिए तैयार करिए, ताकि 6 महीने में ही वो स्क्रॉल कर पाए, वो चल पाए। बैठ के पैसिव रोल नहीं अदा करना है। लेकिन हर पेरेंट्स इतना अवेयर नहीं होता, उसको कैसे अवेयर होना पड़ेगा? बहुत अवेयरनेस के लिए बहुत लेवल पे काम हो रहा है। अगर मुझे आज बुखार है, कुछ है, मैं क्या करूंगी, मेरे हाथ में इम्पोर्टेंट टूल है मोबाइल, मैं देखूंगी बुखार के लिए कौन सी दवाई है। अवेयरनेस, अगर आपके हाथ में मोबाइल है और आप डेफिनेटली मोबाइल है इसलिए आप देख रहे हैं, एक बस आप टाइप कीजिए और पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है, बस एक टाइप करने की। तो आप जब तक पूछेंगे नहीं, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं। तो पेरेंट्स अवेयर अगर नहीं है, देख रहे हैं वो बच्चा अलग है, तो कम से कम डॉक्टर के पास दिखाइए। अगर आपके पास कुछ नहीं है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आजकल हर जगह हैं, वहाँ दिखाइए बच्चे को। और अगर कोई मदद करने को रेडी नहीं है तो जैसे मैंने बताया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है सचेतता, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को मदद पहुँचाते हैं। ऑनलाइन या फ़ोन के द्वारा मैं उनकी मदद करती हूँ। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी संस्थाएं हैं जो मदद करने के लिए तैयार हैं। ज़रूरत है पेरेंट्स को सही टाइम पे सही प्रोफेशनल से सही मदद और डिसीजन लेने की। बिल्कुल बिल्कुल। आमतौर पे ये देखा गया कि हमारी सोसाइटी ऐसे बच्चों की तुरंत पहचान नहीं करती है, ये पेरेंट्स नहीं करते हैं, बाद में उनको मेंटल हेल्थ से जोड़ के, और काफ़ी लंबे समय तक, कुछ लोग बहुत दिन बाद आते हैं और कुछ लोग तो शायद आप लोगों के पास आते भी नहीं होंगे। Exactly, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो भ्रांतियाँ होने से क्या होता है कि जो आइडेंटिफिकेशन है बड़ा डिले हो जाता है। लोग को लगता है कि प्रॉब्लम है लेकिन मेरा बच्चा तो है, क्योंकि बच्चे सोशल बहुत होते हैं, आई कांटेक्ट रखते हैं, स्माइल करते हैं, कुछ कुछ आवाज़ निकालेंगे, लेकिन वो ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है। बच्चे के लिए बोलना सही टाइम पे ज़रूरी है, बच्चे के लिए चलना सही टाइम पे ज़रूरी है। तो पेरेंट्स ध्यान रखिए, विकास सिर्फ ये नहीं कि मेरा बच्चा जो है वो स्माइल करता है, मेरी मम्मी का हाथ, मम्मी को हक करता है तो बच्चा नॉर्मल है। विकास के अलग अलग डोमेन्स हैं, तो लैंग्वेज भी सही होनी चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट भी सही, शारीरिक विकास भी सही होना चाहिए बच्चे का, इमोशनल विकास सही होना चाहिए, सोशल सामाजिक विकास सही होना चाहिए। तो हर एक पेरेंट को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मेंटल बीमारी नहीं है, ये कोई साइकोलॉजी से कोई रिलेटेड नहीं है, ये कोई बीमारी यहाँ पर नहीं है, ये एक सिंड्रोम है। और इन बच्चों के ध्यान रखिएगा, हार्ट में
जनरली प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। अच्छा। या इनको पेट से संबंधित परेशानियां जनरली रहती हैं। तो ये चीज़ें पहले एक्सेप्ट कर ले पेरेंट कि ओके मेरे पास एक डाउन बच्चा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या, उसकी रिक्वायरमेंट है कि कान में इन्फेक्शन बार बार हो सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो उसको हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं पहले से ही तैयार रहूँ। और ये सिर्फ इस बच्चे के लिए नहीं है शैलेंद्र जी, जनरली हमारे घर में जो हमारे बच्चे होते हैं हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है। मदर को मालूम होता है, मदर तैयार होती है। सिर्फ ये बच्चे क्योंकि अलग दिखते हैं उनके लिए तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। प्रिपेयर्डनेस बहुत लेट आती है, एक्सेप्टेंस बहुत लेट आती है। और जब इन बच्चों को आगे बढ़ाया जाता है जहाँ अच्छी ट्रेनिंग मिलती है तो इनका फ्यूचर कहाँ तक देखती है आपने? कैसे इन बच्चों को डेवलप होते आगे नाम कमाते देखा है? बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, अगर आप अगेन मैं कहूँगी कि गूगल पे आप देखिए अभी अगर आपने ऑस्कर अवार्ड देखे हो वहाँ भी स्टेज पे एक इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम थे। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। पेरेंट्स को ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। जिम्नास्ट भी हो सकते हैं ऐसे बच्चे, एथलीट भी हो सकते हैं, लेकिन सिवियरिटी अगर बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि सिवियरिटी पे डिपेंड करता है, अगर सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होगी तो ऐसे केसेस में पेरेंट्स ज़्यादा पढ़ा नहीं पाएंगे, दे विल नॉट बी एजुकेबल, लेकिन दे कैन बी ट्रेनेबल। आप ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग दे दीजिए उनको। तो आप कैंडल मेकिंग में और वो अलग जो वोकेशनल सेंटर्स हैं, सोप मेकिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं बच्चे। टाइम जो है पार्ट टाइम जॉब्स भी वो लोग करते हैं। रिसेप्शन पे कर लिया, चीज़ों को स्टैक करने में शोरूम्स में कर लिया, एंड रेस्टोरेंट्स में ये सब लोग काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज इन्हें कम मिलती है, इसलिए आप इन लोगों को काम करते हुए कम देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये कर नहीं सकते, इन्हें मौके कम मिलते हैं। अच्छा, अगर हम अपने देश की तुलना करें और बाहर की करें तो इन बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ वहाँ हासिल हैं? किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी बना के वहाँ पे इनको और बेहतर फ्यूचर दे रही है? वेस्टर्न कंट्रीज़ में शैलेंद्र जी वहाँ फोकस इंडिपेंडेंट लिविंग पे बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही किसी बच्चे को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है तो गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं वो सब मिल के काम करती हैं वहाँ पे कि इस बच्चे को अभी बेस्ट फ्यूचर देना है। बेस्ट फ्यूचर का मतलब ये नहीं है कि पेरेंटिंग बेस्ट करनी है या पेरेंट्स हमेशा उनके साथ रहें, वहाँ से सिस्टम ऐसा नहीं है। इंडिपेंडेंट वो बच्चे को इस तरह बनाना है ताकि वो कल अपने आप अपने पैरों पे खड़े होकर अलग रह सके, अपना खाना बना सके, अपने बर्तन धो सके, अपना कपड़े धो सके, सब कुछ इंडिपेंडेंटली कर सके और शायद नौकरी भी कर सके। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो फाइनेंशियल हेल्प बहुत देती हैं डाउन सिंड्रोम केसेस में। पेरेंट्स को भी मिलती है जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, और फिर बच्चों को भी मिलती है। साथ ही साथ क्योंकि इंडिपेंडेंस पे काम ज़्यादा करते हैं तो इनके लिए नौकरी के जो जरिए हैं बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे इनको टर्न डाउन नहीं करते। अगर मेरे को कल अगर किसी की ज़रूरत है और मैं नहीं जानती डाउन सिंड्रोम के बारे में और कोई आता है एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी डाउन सिंड्रोम है, क्योंकि मैं जानती नहीं, मैं कहूँगी नहीं आपसे नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वहाँ अवेयरनेस ज़्यादा है और वहाँ पे इन लोग मौके हैं। इसलिए अगर वो कर सकता है तो वो चाहे कैसा भी दिखता हो वो कर लेगा तो उसको मौके मिलते हैं। आप इतने दिनों से हैं, आपके साथ कोई ऐसा बच्चा आया हो जिसका एग्जाम्पल आप देना चाहती हूँ, धीरे धीरे जिसकी ग्रोथ हुई हो? अरे मैं आपको बताती हूँ, ये बच्चा मेरे पास आया था जब उसकी उम्र 2 साल 2 महीने की थी और इस बच्चे की मदर बहुत लविंग अनकंडीशनल लव देने वाली और बहुत फेथ था इस बच्चे पे कि मैं ये बच्चा कर लेगा। और जैसे मैंने बताया कि वो ट्रीटमेंट नहीं करा रही थी, वो प्रिवेंटिव अप्रोच रखा हुआ था उन्होंने कि मैम 2.5 साल के बच्चे को क्या करना चाहिए, मैं बिल्कुल रेडी हूँ इस बच्चे को। तो लैंग्वेज के मामले में बच्चे की स्पीच बहुत कम थी, लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत कम था, तो उस पर काम किया। वो बच्चा आज 7 साल का है और बच्चा क्लास 1 में जा रहा है, यानी कि सिर्फ 1 साल पीछे है। तो आप देखिए कि कहाँ वो बच्चा 2-2.5 साल में वो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था, लेकिन मदर ने उसको जो गैप है, उसके दिमाग के डेवलपमेंट का गैप और उसकी उम्र के गैप में को बढ़ने नहीं दिया। टाइम के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ी है वैसे वैसे स्किल्स उसकी मदर ने इंश्योर किया कि बच्चे में आए और वो बच्चा लिख रहा है, बच्चा रीडिंग कर रहा है, उस पर लैंग्वेज डेवलप, वो हिंदी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, 2 लैंग्वेजेस सीख रहा है बच्चा।
तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मैं हमेशा देती हूँ, और ये सारा का सारा श्रेय मैं तो सिर्फ गाइड कर रही थी, मदर को जाता है, क्योंकि उसने कहा कि मैं कर लूँगी मैम, मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूँगी, एंड पूरा फोकस बच्चे पे दिया, पूरा एक तरह से कहते हैं ट्रस्ट था उसको अपनी मदर को कि मैं ये मेरा बच्चा कर लेगा, मैं करा दूंगी मैम। जब आप पेरेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप बताइए मैं करा दूंगी, और ध्यान रखिए बच्चे जितने बड़े हो जाते हैं काम कराना उतना मुश्किल हो जाता है। छोटे उम्र में बच्चा ढल जाता है। तो वही मैंने बताया, सही प्रोफेशनल, सही पेरेंट, सही टाइम पे आइडेंटिफिकेशन और सही गाइडेंस, यही अवेयरनेस है, यही अवेयरनेस है। अच्छा, हम लोग की भी बात हो रही थी कि डिजिटली एक दिक्कत आती है जब हम बच्चों को मोबाइल जल्दी दे देते हैं, एक तरीके से पेरेंटिंग जो है वो मोबाइल करने लगा है। इसकी क्या दिक्कतें आ रही हैं? इससे सिर्फ ऑटिज्म से अगर ये हम करें रिलेट तो हाँ ज़्यादा रेलेवेंट है ये, लेकिन इन जनरल भी हम बात सिर्फ डाउन सिंड्रोम की नहीं कर रहे हैं शैलेंद्र जी, ज़्यादातर पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट फॉर दैट मैटर, अगर नॉर्मल भी और वो भी, अगर सो कॉल्ड नॉर्मल, जो बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है, जैसे ही पेरेंटिंग में सोशल और इमोशनल कंपोनेंट कम हो जाएगा, तो मैं और आप बात कर रहे हैं क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो मैं कुछ बोल रही हूँ आप समझ रहे हैं उसको, तो ये क्या ही व्यवहार है एक, और मैं जान रही हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो आप समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वो मैं समझ रही हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐसे बैठी रहूँ और मैं आपको ऐसे देखूँ जैसे मैं स्क्रीन को देख रही हूँ, तो क्या होगा? बिल्कुल एक कनेक्ट टूट गया, एक इंटरेक्शन ही नहीं है, कम्युनिकेशन कहाँ होगा? तो ऐसा ही कुछ होता है उन बच्चों के साथ जिनको मोबाइल दिया जाता मिल रहा है, इंटरेक्शन नहीं होता और कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो चाहे वो नॉर्मल एबिलिटीज के साथ पैदा हुए हों, पेरेंट्स उनको क्रिपल्ड बना देते हैं। वो मैं कहूँगी, मैं बहुत रूड साउंड कर सकती हूँ, ऐसे में 100% गलती पेरेंट्स की ही होती है। वो चाहे इसको कैसे भी जस्टिफाई करें, मैंने क्यों मोबाइल दे दिया, मैं यहाँ बिजी था, मैं यहाँ बिजी थी। आजकल पेरेंट्स या बच्चे पेरेंट्स को या पेरेंट्स भी बच्चों को ज़्यादातर मोबाइल के साथ देखते हैं, और बच्चे छुटपन से ही फादर को देखते हैं मोबाइल के साथ। कोई फादर आके ये बोले मोबाइल बंद, मैं आधा घंटा बच्चों को दूंगा, नहीं होता। और आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक पेरेंट मुझे कहती, वेरी वेरी एजुकेटेड, वेरी अवेयर, कहती है कि मैंने बस मुझे कुछ एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ करानी है, मैं कराती हूँ इसको एक्टिविटीज़ एक तरह से, लेकिन वो खुद एंजॉय नहीं करती है। बच्चों को बुक पढ़ाएं तो मैं बुक पढ़ा के बस खत्म कर देती हूँ, बस खत्म हो जाए। ये कम्युनिकेशन नहीं होगा, बच्चा लैंग्वेज डेवलप नहीं करेगा। भाषा एक इमोशंस के साथ सीखी जाती है, उसके लिए नीड चाहिए। उसमें अगर मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ और मैं फील कर रही हूँ इमोशंस को, क्योंकि इसमें एक इमोशंस हैं, ज़बरदस्ती अगर मुझे यहाँ बिठा दिया जाए कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तुम जवाब दो, इमोशन नहीं होगा, बिल्कुल लैंग्वेज ही नहीं होगी उसमें। तो पेरेंट्स प्लीज़ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत जुडिशियसली आप करें। बच्चा आपको देख रहा है, आप ये कह सकते हैं कि मैं तो इस्तेमाल नहीं करती, फादर कर रहे होंगे। और जब आप बच्चे को बड़ा कर रहे हो, पहले 3 साल बच्चे के साथ इंजॉय करिए वो फेज़। आपको टिक नहीं लगाने कि मैंने खाना खिला दिया, मैंने शुचू पॉटी साफ कर दी, मैंने कपड़े धो दिए, मैंने ये टिक नहीं लगाने आपको। ग्रो विद दैट चाइल्ड। वो 3 साल में बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है, आप क्या सीख रहे हो बच्चे के साथ, बहुत ज़रूरी है। आपने क्या सीखा? तो यू लिव योर चाइल्डहुड विद योर चिल्ड्रन। यही मैं सबको बताती हूँ। अगर आपने चाइल्डहुड नहीं रिलीव किया बच्चों के साथ, इसका मतलब पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कमी रह गई। पेरेंटिंग को भी फील करना चाहिए और उसे एक टिक बनाने का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं करना चाहिए। और कुछ चलते चलते आप बताना चाहती हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे बहुत सारे लोग हैं जो अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ा रहे हैं। शैलेंद्र जी हैं जो अपने YouTube चैनल से बढ़ाते हैं, मेरा चैनल है सचेतता जिससे मैं जागरूकता बढ़ाती हूँ। तो पर्सनल लेवल पे काफ़ी लोग जो हैं एक साथ हाथ जो मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। कमी कहाँ आती है कि हम लोग जब चैनल्स देखते हैं तो ऐसे वीडियोस देखना कम पसंद करते हैं बनस्पत हम डांस के वीडियोस या ऐसे। तो कृपया करके ध्यान रखिए, मोबाइल एक आपके हाथ में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट का नजरिया मत समझिए। ये ऐसे वीडियोस जहां आपको जानकारी ऐसी मिल रही है जो शायद आपकी लोकल लैंग्वेज में आपको नहीं मिलेगी, ऐसे वीडियोस को बढ़ावा दीजिए, फैलाइए ताकि किसी तक सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंच सके।
शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया कि आप ऐसे वीडियोस देखते रहिए, जैसा नेहा जी ने कहा। हाँ जी, मनोरंजन करिए, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ जो जानकारियां हैं उनको भी खुद लीजिए और समाज को भी दीजिए, तभी हमारा प्रयास भी सफल होगा और एक आपको भी एक अच्छी जानकारी मिल सकेगी। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आपका शैलेंद्र जी।